वायरॉन टर्म वाज गिवन बाय जेकॉब, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, अदरवाइज दे देती मैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट टर्म that will write is interferon. Next term is interferon. जब भी ह्यूमन सेल में एक इन्फेक्शन होता है, whenever, बेटा 2 मिनट स्टार्ट हुआ है, इट विल बी क्लियर, ओके हो जाएगा वो। Whenever human cell is infected with a bacteria, उस बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए क्या चीज यूज होती है, मतलब बॉडी में क्या बनता है? एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट एक्टिव है? बैक्टीरियल सेल के अगेंस्ट। ऐसे ही प्लांट में जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो प्लांट में केमिकल सब्सटेंस बनता है जिसे फाइटोएलेक्सिन कहते हैं। सिमिलरली जब वायरल इन्फेक्शन होगा, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, उस वायरस से फाइट करने के लिए होस्ट सेल स्पेशल प्रोटीन्स बनाते हैं, उन्हें एंटीवायरल प्रोटीन्स जो होते हैं उन्हें इंटरफेरॉन्स कहते हैं। सो व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? एंटीवायरल प्रोटीन्स which are synthesized by host cell against viral infection. इंटरफेरॉन्स क्या है? एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें कौन सिंथेसाइज करता है? होस्ट सेल अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ओके, अब क्लियर हो गया? वो बेटा अपने आप होता है, हो जाएगा वो। इंटरफेरॉन्स, व्हाट आर इंटरफेरॉन्स? एंटी वायरल प्रोटीन्स synthesized by host cell against viral infection. जब होस्ट सेल में वायरल इन्फेक्शन होगा तो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट स्पेशल एंटीवायरल प्रोटीन्स बनते हैं। These antiviral proteins are known as interferons. बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी में क्या बनेगा? एंटीबॉडीज बनती है। एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। सिमिलरली एंटीबायोटिक कभी भी वायरस पे काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती है। वायरस के लिए क्या काम करता है? वायरस के अगेंस्ट इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय होस्ट सेल अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। ये बहुत कम क्वांटिटी में सिंथेसाइज होते हैं, ये वायरस स्पेसिफिक नहीं होते। मतलब एक बॉडी में अगर इंटरफेरॉन बन रहा है तो वो किसी भी वायरस के अगेंस्ट एक्टिव रहेगा। तो दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें, सिंथेसाइज्ड इन वेरी लो क्वांटिटी and interferons are not virus specific। मतलब ये एंटीवायरल प्रोटीन एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। वैक्सीन्स अगेंस्ट आर देयर वैक्सीन अगेंस्ट prions, they cannot be synthesized artificially like antibody। होते हैं प्रोटीन्स है ना, इंटरफेरॉन्स बहुत। वैक्सीन नहीं है क्या? बहुत सारी वायरल डिजीज का वैक्सीन है, तो कुछ प्रोटीन वैक्सीन क्या होते हैं? किल्ड वायरस, एटेन्यूएटेड वायरस, वायरस का कोई प्रोटीन। और अब जो वैक्सीन आते हैं सारे थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन होते हैं ये सारे। तो
बहुत बड़ा टर्म है इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय होस्ट सेल अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. बहुत लो क्वांटिटी में सिंथेसाइज्ड है. एंड इंटरफेरॉन्स आर नॉट वायरस स्पेसिफिक. मतलब इंटरफेरॉन्स आर एक्टिव अगेंस्ट अ ब्रॉड ग्रुप ऑफ वायरस. इंटरफेरॉन्स एक बड़े वायरस के ग्रुप के लिए इफेक्टिव होते हैं. वायरस के ग्रुप उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उनके न्यूक्लिक एसिड, उनका प्रोटीन कोड, उसके अकॉर्डिंग वायरस को ब्रॉडली ग्रुप किया जाता है. तो ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं ये वायरस के बड़े ग्रुप के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं. पर्टिकुलर टॉपिक ऑन सैटरडे, ऐसा कुछ अनाउंस हुआ है कि तुम लोगों के लिए टेस्ट का अगेंस्ट कोविड वायरस? बेटा इतना कोविड वायरस के अगेंस्ट जो इंटरफेरॉन्स हैं वो मिल ही नहीं रहे हैं, उनके प्रोटीन कोड को डिस्ट्रॉय करने वाले. अगर कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्योर, वैक्सीन. एंटीबायोटिक्स कहाँ दी जाती हैं कोरोना वायरस में? एंटीबायोटिक्स आर नॉट गिवन. मतलब एंटीबायोटिक्स इम्यूनिटी बूस्टर की तरह दी जाती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती है. वो वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं है. अगर वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती वो एंटीबायोटिक्स तो फिर तो कोविड इतना फैलता ही नहीं. ओके. स्पेशल प्लांट इन द, Rakesh sir was telling about a special plan in the beginning. Plant है या plant है? इशिता, plan और plant? तुम लोग को जिन बच्चों को इस बैच में मर्ज किया गया है, larger in size or quantity, synthesized in very low quantity, large नहीं है. These interferons are synthesized in very low quantity inside the host cell, and these interferons are not virus specific. Okay. स्पेशल टेस्ट प्लान विल बी देयर फॉर एसआरजी. वो है, वो कब से एप्लीकेबल होगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इन द ग्रुप. ठीक है, चलो अपन ये पढ़ लेते हैं. एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी. इंटरफेरॉन्स आर नॉट होस्ट, नॉट वायरस स्पेसिफिक. नॉट वायरस स्पेसिफिक का मतलब क्या है? अगर एक वायरल इन्फेक्शन है तो बॉडी में इंटरफेरॉन बनेंगे. वो इंटरफेरॉन दूसरे वायरल डिजीज को भी इनहिबिट करते हैं. मतलब एक प्रोटीन, एक इंटरफेरॉन बहुत सारे वायरस के अगेंस्ट काम करता है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है. इंटरफेरॉन सिर्फ क्या करता है? वायरस ग्रोथ को ही इनहिबिट नहीं करता, वो बहुत सारे और रोल्स भी परफॉर्म करता है. तो उसके बारे में डिटेल पढ़ना ही नहीं है. वैक्सीन जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन थी वो उसमें एटेन्यूएटेड, किल्ड या सेमी डेड वायरस होते थे. तो चांसेस कि वो वायरस बॉडी में फिर से एक्टिव हो जाए, डिजीज कॉज कर दे, वाज देयर. तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन इसीलिए तो एप्लीकेबल या यूज अब नहीं होती है. डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंटरफेरॉन्स, अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के इंटरफेरॉन्स होते हैं. इसके बारे में ना थोड़ा सा तुम लोग 12th में पढ़ोगे जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ोगे. यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे बस इंटरफेरॉन खत्म हो गया, इतना सही है, एक लाइन ही है. ठीक है. अल्फा इंटरफेरॉन, बीटा इंटरफेरॉन, गामा इंटरफेरॉन टाइप होते हैं इंटरफेरॉन्स के. वी डोंट स्टडी अबाउट दैट. डिपेंडिंग अपॉन लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, कौन से सेल्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनके टाइप है. तो उसके बारे में डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट का मतलब है इंटरफेरॉन्स वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होते. ये एंटीवायरल प्रोटीन, एक प्रोटीन बहुत सारे अलग अलग तरह के वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है. इसकी एक्टिविटी पीरियड बॉडी में वेरिएबल होती. इजी सा एग्जांपल देती हूँ. राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, ये राइनो वायरस का जब बॉडी में अटैक करता है, वी सफर कॉमन कोल्ड, राइनो वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी में इंटरफेरॉन बनेगा. ये इंटरफेरॉन 3 महीने तक एक्टिव होता है. यानी एक बार राइनो वायरस का अटैक 3 महीने में एक ही बार होता है. यानी कॉमन हिंदी में कहूँ तो जुकाम 3 महीने में एक ही बार होती है. वो वापस उसी वायरल स्ट्रेन से एक्टिव नहीं होता. मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी. प्लाज्मा थेरेपी इज बेस्ड ऑन एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन ह्यूमन ब्लड. वो अलग चीज है. ठीक है. शफलिंग टेस्ट वगैरह के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है. इंटरफेरॉन्स हो गया. अब लाइफ साइकिल. वायरस में 2 तरह की लाइफ साइकिल्स होती हैं. एक लाइटिक लाइफ साइकिल, इट इज सिंथेसाइज्ड इन विच टाइप ऑफ होस्ट, जिसमें वायरस इन्फेक्ट करेगा. अगर मुझे वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है तो मेरी बॉडी उससे लड़ने के लिए प्रोटीन बनाएगी. उस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन.
अगर प्रोटीन जल्दी बन गया, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो मैं वायरस को किल कर दूंगी, मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन प्रोटीन स्लो बना तो वायरस जल्दी काम करेगा। प्लांट ऑल्सो स्पेशल इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो 3 पॉइंट याद रखना, 3 चीज याद रखना, यहाँ पे लिख देती हूँ, अलग से नोट कर लो। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने का काम कौन करता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन काम करता है? इंटरफेरॉन्स। और जब फंगाई का इन्फेक्शन होता है, स्पेशली फंगाई कॉजेज मैक्सिमम डिजीज इन प्लांट्स, जब फंगाई का इन्फेक्शन होता है प्लांट्स में, तो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए केमिकल सब्सटेंस बनाता है, फाइटोएलेक्सिन। उसका नाम होता है फाइटोएलेक्सिन। ये अलग से लिख लो एक साइड में। प्लांट ऑल्सो प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन हर जगह सेम रहेंगे। प्रोटीन्स है, एंटीबॉडीज के टाइप, बेटा वो बहुत डिटेल चीज है, तो वो चीज अपन यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। इन्फेक्टिव अगेंस्ट HIV, ये इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग इज लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। वो एक अलग से एडिशनल डेटा है जो मैंने दे दिया है, लिख लो। चलो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे जिनका आंसर अभी पॉसिबल नहीं है, तो अपन बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, लाइफ साइकिल। वायरस में 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है। नंबर 1 लाइटिक और वायरुलेंट लाइफ साइकिल। First type of life cycle, virus shows 2 types of life cycle. फंगाई के लिए है फाइटोएलेक्सिन, ALEXIN. For fungi it is फाइटोएलेक्सिन, ठीक है। वायरस में वायरस दो तरह की लाइफ साइकिल शो करता है। पहले मैं डायग्राम बना के समझा देती हूँ, देन आई मेक यू राइट, बिल्कुल ब्रीफ में छोटे छोटे पॉइंट्स। Virus shows 2 types of life cycle. First type of life cycle is lytic. एग्जाम्पल लेते हैं एक बैक्टीरियोफेज का और T2 वायरस का, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज अ बैक्टीरियोफेज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? वायरस होस्ट सेल के सरफेस पे अटैच हो जाएगा। Virus attaches to surface of host cell. So first step during the process of infection is attachment of virus to host. अब ये चीज पढ़ी थी कि वायरस के अटैचमेंट में कौन हेल्प करता है? ये वायरस है। पहले टैग्स अटैच होंगे, फिर टेल फाइबर से होस्ट सरफेस को अच्छे से पकड़ लेगा। यहाँ पे कॉलर है, कॉलर क्या करेगा? इस टेल शीट को ब्रेक करके यहां से यहाँ एक ओपनिंग बनाएगा, पूरी की पूरी जो टेल फाइबर के अंदर था वो अंदर आएगा, और यहां से वायरस का न्यूक्लिक एसिड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वायरस का डीएनए यहाँ पे आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हुआ अटैचमेंट, ये होस्ट का डीएनए होता है। तो बैक्टीरिया है ना, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होगा, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इन्फेक्शन के वक्त? अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सरफेस। सो इन्फेक्शन का फर्स्ट स्टेप हुआ अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सरफेस, ठीक है। सबसे पहले वायरस अटैच हो जाएगा, इसके बाद कॉलर वायरस के न्यूक्लिक एसिड को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देगा। सेकेंड, इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए लिख देती हूँ मैं, T2 बैक्टीरियोफेज की बात कर रही हूँ, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है या आरएनए है, जो भी है वो अंदर जाएगा। यहाँ पर अपन बैक्टीरिया और T2 बैक्टीरियोफेज का एग्जांपल ले रहे हैं, और T2 बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? डीएनए है।
डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट में चला गया। अब दोनों देखो, वायरस का भी डीएनए है, होस्ट का भी डीएनए, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। क्या कंपटीशन होगा? होस्ट कोशिश करेगा कि वो वायरस को इन्फेक्ट नहीं करने दे, खुद को बचाएगा ना, होस्ट का इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। वायरस कोशिश करेगा कि वो होस्ट को इन्फेक्ट कर सके, तो होस्ट प्रोटीन बनाएगा, वायरस भी प्रोटीन बनाएगा। अगर होस्ट कौन सा प्रोटीन बनाएगा? इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे? वायरस के न्यूक्लिक एसिड को कट कर देंगे। ठीक है, वायरस क्या करेगा? वायरस भी प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन क्या करेगा? होस्ट के डीएनए को कट कर देगा। अब जो जल्दी प्रोटीन बनाएगा वही सरवाइव करेगा। अगर वायरस ने जल्दी प्रोटीन बना लिए तो वायरस को पता है कि अगर होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही वायरस का न्यूक्लिक एसिड अंदर गया, प्रोटीन कोड तो बाहर रह गया, सिर्फ डीएनए अंदर गया। ये डीएनए जाकर होस्ट के ही सिस्टम को यूज करेगा, होस्ट के राइबोसोम्स, होस्ट के अमीनो एसिड को लेकर ये डीएनए पहले आरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन बनाएगा। तो वो प्रोटीन फिर क्या करेगा? होस्ट के डीएनए को कट कर देगा, क्योंकि अगर होस्ट का डीएनए ब्रेक नहीं हुआ तो वायरस सरवाइव नहीं कर पाएगा। पहला स्टेप हुआ अटैचमेंट, सेकेंड स्टेप हुआ इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट, थर्ड स्टेप synthesis of protein, प्रोटीन मतलब एंजाइमेटिक प्रोटीन होंगे, which destroys host DNA। अगर ये नहीं बना तो होस्ट का डीएनए, मतलब ये होस्ट क्या करता है? होस्ट भी एंजाइम बनाता है। उस एंजाइम के बारे में तुम लोग 12th में पढ़ोगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द एंजाइम। जैसे ही वायरस का इन्फेक्शन होता है, होस्ट एंजाइम बनाता है, होस्ट दो एंजाइम बनाता है। पहले एंजाइम से खुद के डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेगा, फिर एक एंजाइम बनाएगा जो वायरस के डीएनए को कट कर देगा। अब यहाँ पे जो पहले प्रोटीन बनाएगा वो ही सर्वाइव करेगा। फिर बात करें वायरस कैसे सर्वाइव करता है, तो वायरस ने क्या किया? प्रोटीन बनाया। उस प्रोटीन की वजह से क्या हुआ? वायरस का डीएनए, होस्ट वायरस के एंजाइम ने होस्ट के डीएनए को कट कर दिया। ठीक है, क्रिस्पर टेक्निक के बारे में नहीं पढ़ेंगे बच्चों, बिल्कुल बेसिक चीज बता रही हूं मैं, उतना सा ही पढ़ेंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा? अब होस्ट का डीएनए ब्रेक हो चुका है, अब होस्ट सेल के अंदर क्या, ये प्रोटीन कोड का काम खत्म हो गया, ये अब बाहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अंदर क्या है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। ये न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? अब होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये न्यूक्लिक एसिड अपने लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स को बनाएगा। ये डीएनए ने क्या किया? बहुत सारे प्रोटीन्स बना लिए, जिससे उसका कोट शेल बन जाएंगे, बेस प्लेट के प्रोटीन बनाएगा, अलग अलग सारे प्रोटीन्स सिंथेसाइज होंगे। इसके बाद इस होस्ट सेल में वायरस अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। इनसाइड होस्ट सेल वायरस विल मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट्स डीएनए एंड प्रोटीन, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स बन गए। उसके बाद इन प्रोटीन से यूज करके उसने अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली। कोट प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, मल्टीपल डीएनए सिंथेसाइज हो गए, टेल फाइबर, सब कुछ अलग अलग बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगी असेंबली। अब इस होस्ट सेल के अंदर वायरस असेंबल करेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये होस्ट का सेल है, अब होस्ट सेल में सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं, अब सारे वायरस पार्टिकल असेंबल हो जाएंगे। असेंबली में क्या होगा? इस होस्ट सेल के अंदर अब कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस बनेगा, जिसे क्या कहेंगे? वायरॉन कहेंगे। यहाँ डीएनए आ गया। इस तरह से होस्ट के अंदर बहुत सारे वायरस पार्टिकल साइमल्टेनियसली बन जाते हैं। नाउ दिस कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज वायरॉन। अब जब असेंबली हो गई, अब क्या होगा? होस्ट के अंदर एंजाइम बनेगा, दैट एंजाइम इज लाइसिस, लाइसोजाइम बनता है, जिसकी वजह से होस्ट सेल फट जाएगा, बस्ट होगा, सारे वायरॉन बाहर निकल जाएंगे और वो दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर से बोल रही हूं,
कैन द एडजेसेंट सेल ऑफ होस्ट किल द इन्फेक्टेड होस्ट? बैक्टीरिया है, यूनिसेल्यूलर है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हो सकता है, दैट इज एप्लीकेबल, पॉसिबल। बहुत सारे सेल कोशिश करते हैं। जब राइनो वायरस का अटैक होता है ना, वायरस अपने थ्रोट में जाता है, थ्रोट के सेल्स में वहां इफेक्ट करता है, तब ब्लड से मैक्रोफेजेस आते हैं और वो आकर वायरस को मारने की कोशिश करते हैं। एक नहीं, बहुत सारे मैक्रोफेजेस आएंगे, WBCs, मैक्रोफेजेस विच ट्राइज टू किल द वायरस। लड़ाई होती है यहाँ पर अंदर थ्रोट में, इसलिए यहाँ पेन होता है ना, और जो वायरस, अगर मैक्रोफेज ने वायरस को मार दिया तो वो हल्का सा पेन होगा एंड देन यू वोंट सफर द कोल्ड। अगर होस्ट वायरस, मैक्रोफेजेस वायरस को नहीं मार पाए तो इन्फेक्शन होगा। ठीक है, ये एक बिल्कुल बेसिक सा है। सबसे पहले क्या होगा, वायरस होस्ट सरफेस पे अटैच हो जाएगा, फिर वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर जाएगा। ये न्यूक्लिक एसिड अंदर जाते ही होस्ट के सिस्टम को यूज करके प्रोटीन बनाएगा। कौन सा प्रोटीन बनाएगा? वो प्रोटीन जिससे वो होस्ट के डीएनए को कट कर सके। होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। लाइसोजाइम कैन डिग्रेड बैक्टीरियल सेल वॉल, यस इट कैन डिग्रेड। Do they enter other cell by same process? Yes, they can enter. अब होस्ट सेल में वायरस डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। अब वायरस का डीएनए अपने लिए जरूरी प्रोटीन्स बनाता है, मैक्सिमम एंजाइमेटिक प्रोटीन होते हैं, फिर वो अपने सारे कोड प्रोटीन्स बनाता है, फिर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है, फिर सारी चीजें असेंबल हो जाएंगी और कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल बनेगा। इस कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल को क्या कहा जाएगा? वायरॉन कहेंगे। जब बहुत सारे वायरस होस्ट में बन जाते हैं तो अब ये होस्ट के सिस्टम को यूज करके ही एक एंजाइम बनाएगा। नेम ऑफ द एंजाइम इज लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम की वजह से क्या होगा? होस्ट सेल फटेगा, बैक्टीरियल वॉल डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम, एंड सारे वायरस पार्टिकल, वायरॉन्स बाहर निकल जाएंगे और वो दूसरे होस्ट सेल को इफेक्ट करेंगे। जैसे वो बाहर निकलेंगे वो तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, फिर जब वो दूसरे होस्ट सेल को अटैक करेंगे तो फिर वो वैसे ही अटैच होंगे, फिर द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड डायग्राम। यहाँ पे सिर्फ देखो प्रोटीन बने, यहाँ मैंने डीएनए भी बना दिए हैं, ये डीएनए है होस्ट के, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन्स ही रेप्लिकेटेड है। फिर लास्ट वाले स्टेप में क्या हुआ? असेंबली हो गई। तो फर्स्ट स्टेप हुआ अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सरफेस, सेकंड स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट सरफेस, phase DNA is replicated, then what happens? Phase मतलब virus, phase DNA is replicated and phase proteins are synthesized. phase DNA replicate होगा and the phase proteins are synthesized. ये सारी synthesis कहाँ चलेगी? होस्ट सेल के अंदर चलेगी। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या होगा? लास्ट पॉइंट विल बी बैक्टीरियल सेल assembly. phase components are assembled to form complete virus. phase component assembles to form, phase component की assembly होगी, assembles to form complete infectious वायरस। इस इनकम्प्लीट इन्फेक्शियस वायरस को क्या कह सकते हैं? वायरॉन कहा जा सकता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे T2 बैक्टीरियोफेज। यहाँ दिस इज T2 बैक्टीरियोफेज और ये बैक्टीरियल सेल है। ये जनरल है, चाहे किसी भी तरह का वायरस हो, मैकेनिज्म इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, होस्ट सेल में कभी भी प्रोटीन की एंट्री नहीं होती, न्यूक्लिक एसिड की एंट्री होती है। सबसे पहले वायरस होस्ट से अटैच होगा,
फिर वायरस का न्यूक्लिक एसिड अंदर जाएगा. न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए, कैन बी आरएनए. मैंने यहाँ T2 लिया तो इसके अंदर डीएनए होता है. देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा. फेज डीएनए इज रेप्लिकेटेड, फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, then phase component assembled to form complete infectious virus. इस complete infectious virus को क्या कहेंगे? वायरॉन कहते हैं. This complete infectious virus जो synthesize हुआ इसे क्या कहा जाएगा? वायरॉन कहा जाएगा. Then last step क्या होगा? Synthesis of lysis enzyme. लाइटिक या वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? लाइसिस, लाइटिक एंजाइम बनेंगे जिसकी वजह से होस्ट सेल रप्चर हो जाएगा. पहले ये लिख लो, फिर एक पॉइंट पे ऊपर और लिखूंगी. लिख लिया तुम लोगों ने? लाइटिक का मतलब क्या मैं बता रही हूँ. टीएमवी अपने कैप्सोमियर से अटैच होगी. देन phase component assembles to form complete infectious virus. Bacterial cell rises and releases. Then what happens? Lysozyme causes lysis or death of bacteria, releasing many virus which can infect new cell. अब इस साइकिल का नाम लाइटिक वाई लाइसोसोम. लाइसोसोम लाइसोजाइम है बेटा. इट इज नॉट लाइसोसोम. बैक्टीरियल सेल में लाइसोसोम नहीं होते. ये लाइसोजाइम है. लाइसोजाइम वो एंजाइम है जो पेप्टिडोग्लाइकन को डिस्ट्रॉय करता है. ये पढ़ा था ना, वॉललेस बैक्टीरियल सेल इज नोन एज लिस्टरफॉर्म. बैक्टीरियल सेल वॉल इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम. नेम ऑफ द एंजाइम इज लाइसोजाइम. ZYME लाइसोजाइम. ठीक है. अब इसे लाइटिक, लाइटिक मतलब लाइसिस हो रही है. सेकेंड लाइफ साइकिल होगी. अब इसे वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब विच रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द सेल. जिस सेल के अंदर वायरस जाएगा, वायरस होस्ट सेल में जाने के बाद एक्टिव रहता है. वो रैपिडली काम करेगा, नए वायरस पार्टिकल बनाएगा, होस्ट सेल की लाइसिस, डेथ हो जाएगी और नए वायरस रिलीज हो जाएंगे. टेल फाइबर्स दूसरों में नहीं होते. टेल फाइबर्स आर प्रेजेंट ओनली इन T2 bacteriophages, not in other virus. हो गया. प्लांट प्रोड्यूसेस विच एंजाइम टू किल फंगाई. एंजाइम नहीं है, फाइटोएलेक्सीन होते हैं. फाइटोएलेक्सीन्स आर स्पेशल सब्सटेंस. देखो मतलब समझ में आ गया. व्हाई इट इज लाइटिक? Virus after entering host cell remains active and kills the host cell, producing new virus. ठीक है. सेकेंड जो लाइफ साइकिल है उसे कहते हैं लाइसोजेनिक और टेम्परेट साइकिल.
Second type of cycle is lysogenic or temperate cycle. Number 2, lysogenic. Second life cycle of virus is lysogenic or टेम्परेट. अब इस लाइफ साइकिल में क्या होगा? फेज का मतलब वायरस होता है. फेज मींस वायरस. लास्ट पॉइंट बोल दूं. लास्ट पॉइंट में क्या लिखा था कि वायरस प्रोड्यूसेस लाइटिक एंजाइम लाइसोजाइम. Virus produces lysozyme which causes lysis of bacterial cell, thus releasing new virus which can thus releasing many virus which can infect new cell. Lysozyme is produced by host cell. लेकिन देखो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को कौन बनाएगा? डीएनए बनाएगा तो यही सेल, लेकिन इस सेल में डीएनए किसका है? वायरस का. बहुत इजी लैंग्वेज में बोले ना तो वायरस क्या करता है? होस्ट सिस्टम के अंदर जाता है और होस्ट सेल का पूरा कंट्रोल वायरस ले लेता है. सेल को कंट्रोल करने का काम डीएनए करते हैं. होस्ट सेल का डीएनए वायरस काट देता है, तोड़ देता है, और वायरस का डीएनए होस्ट की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है. ठीक है, हाईजैक कर लेता है होस्ट सेल को, होस्ट के डीएनए को काट के होस्ट के अंदर, क्योंकि वायरस के पास खुद का एंजाइम नहीं होता, खुद की सेल्यूलर मशीनरी नहीं होती. सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज लाइसोजेनिक और टेम्परेट साइकिल. इसमें क्या होगा? फर्स्ट स्टेप सेम होगा. सबसे पहले वायरस होस्ट सेल को इंजेक्ट करेगा, अटैचमेंट होगा. सो फर्स्ट स्टेप विल बी अटैचमेंट of virus to host cell. फर्स्ट पॉइंट सेम हुआ. ठीक है. सेकेंड, इंजेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इनटू होस्ट. सेकेंड स्टेप में वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर चला गया. होस्ट का डीएनए दिख रहा है. ठीक है, यहां तक सेम हुआ. थर्ड क्या होगा? वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर एंजाइम बनाता है. दो एंजाइम बनते हैं, नाम रिक्वायर्ड नहीं है. एक्साइजनेज और इंटीग्रेज जैसे एंजाइम बनते हैं. एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड. ये एंजाइम क्या करेंगे? वायरस के डीएनए को होस्ट के डीएनए से अटैच कर देंगे. This enzyme causes attachment of virus DNA into host cell. Host वायरस के अंदर जाके एक इनर्ट इनएक्टिव फेज में वायरस होस्ट के अंदर जाके एक इनर्ट इनएक्टिव फेज में एंटर हो जाएगा. Now what happens? Viral nucleic acid produces enzyme which causes attachment of viral DNA into host DNA. यानी अब साइकिल इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ये नहीं होगा. अब यहां से रिएक्शन ऐसे नहीं जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी ये बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरिया का न्यूक्लिक एसिड
वायरस ने जो प्रोटीन बनाए उस प्रोटीन की वजह से होस्ट का डीएनए जो सर्कुलर था वो कट के ओपन अप हो गया। वायरस का डीएनए जाकर यहाँ होस्ट डीएनए से अटैच हो गया। कुछ नहीं किया वायरस ने सिंपली एक एंजाइम बनाया विदाउट हार्मिंग द होस्ट। वायरस इतने साइलेंटली अंदर जाता है कि अगर होस्ट को पता चल गया तो होस्ट खुद को बचाने के लिए एंजाइम बनाएगा। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जब होस्ट के अंदर होगा देन व्हाट हैपेंस, होस्ट सिंथेसाइजेस एंजाइम। उस एंजाइम की वजह से वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाएगा अननोइंग ऑफ द होस्ट। अब इस फेज में, इस स्टेट में वायरस को क्या कहेंगे, प्रोफेज। नाउ क्लियर? अब बीच में बेटा हो गया था। ओके, वायरल डीएनए कहां से अटैच हो जाएगा? वायरल डीएनए जाकर होस्ट के डीएनए से अटैच हो गया। वायरल डीएनए अटैचेस टू होस्ट डीएनए। इस स्टेज में वायरस को क्या कहेंगे? वायरस को कहा जाएगा प्रोफेज। वायरस इज रेफर्ड टू एज प्रोफेज। वायरस को क्या कहेंगे? प्रोफेज कहेंगे। वायरस अब इनएक्टिव है। अब इस सेल के डिवीजन से, नाउ दिस सेल, नाउ वायरल डीएनए इज पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। होस्ट को पता नहीं है वायरल डीएनए होस्ट डीएनए का पार्ट है। अब जितनी बार ये होस्ट रेप्लिकेट करेगा, डिवाइड करेगा, अब ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा। बैक्टीरिया में नॉर्मल डिवीजन होगा। जब बैक्टीरिया में डिवीजन होगा तो इस डिवीजन से जितने भी बैक्टीरियल सेल बनेंगे, दिस डिवीजन प्रोड्यूस मेनी बैक्टीरियल सेल। जितने भी बैक्टीरियल सेल बनेंगे, हर बैक्टीरियल सेल में, क्योंकि वायरल डीएनए हैज नाउ बिकम पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। वायरल डीएनए किसका पार्ट हो चुका है? होस्ट डीएनए का पार्ट हो चुका है। तो वायरल डीएनए, अब जितने भी सेल बनेंगे वहां पे क्या होगा? वायरस का डीएनए भी होगा। तो बहुत साइलेंटली, विदाउट किलिंग द होस्ट, ये वायरस बहुत सारे सेल में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसे टेम्परेट कहा जाता है। फिर से बोल रही हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल। वायरस होस्ट सेल पे अटैच हो गया। वायरल ने अपना न्यूक्लिक एसिड डीएनए होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। होस्ट सेल में जाने के बाद न्यूक्लिक एसिड ने क्या कहा? न्यूक्लिक एसिड ने क्या किया? लाइक टेटनस वायरस। देखो टेटनस क्या, बहुत सारे वायरस होते हैं ऐसा। अब ऐसा हो सकता है कि पर्सन कैन बी हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव बट मे नॉट सफर द डिजीज। पर्सन HIV पॉजिटिव है लेकिन उसे एड्स नहीं है। वायरस तो है बॉडी में लेकिन डिजीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वायरल इस फॉर्म में प्रेजेंट है। वायरस जाके होस्ट डीएनए से अटैच हो जाता है। इस स्टेज में वायरस को प्रोफेज कहते हैं। अब होस्ट को नहीं पता है, वायरल डीएनए बिकम्स पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। ठीक है, अब इस होस्ट सेल के डिवीजन से जितने भी नए सेल बनेंगे, हर सेल में वायरल डीएनए ट्रांसफर होता जाएगा। ईच सेल विल गेट द वायरल डीएनए, क्योंकि वायरल डीएनए कोई हार्म ही नहीं कर रहा, वो होस्ट डीएनए का पार्ट हो गया है। इस स्टेट में जब वायरस ट्रांसफर होता है तब इसे प्रो वायरस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रो वायरस। नाउ अगर इस सेल के डिवीजन से 100 नए सेल बने तो हर सेल के अंदर वायरल डीएनए प्रेजेंट है। इन एनी ऑफ द सेल, किसी भी सेल में, किसी भी कंडीशन में, कैन इट, यस इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन एनी ऑफ द सेल। टेक्निक बताऊंगी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इन एनी ऑफ द सेल, इन एनी कंडीशन, ये वायरल डीएनए एक्टिव हो सकता है। एक्टिव हो सकता है मतलब ये जब एक्टिव होगा तब वो होस्ट के डीएनए से यहां से टूटकर वापस यहां आएगा और इस वाले पाथवे में एंटर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ज्यादा हार्मफुल हुआ, लाइटिक या लाइसोजेनिक? विच वन इज मोर हार्मफुल? सेकेंड वन,
क्योंकि होस्ट को पता ही नहीं ना। देखो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कैंसर वायरस होता है। कैंसर जनरली कब डिटेक्ट होता है? सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जनरली तब डिटेक्ट होता है ना। क्यों डिटेक्ट हो रहा है? क्योंकि वायरस बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, और ये वायरस इतने छोटे हैं कि अगर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं किए जाए। स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो छोटे साइज के वायरस होते हैं जो टेम्परेट फेज में चले जाते हैं, उन्हें रूटीन ब्लड टेस्ट से डायग्नोज नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी डायग्नोज बाय रूटीन ब्लड टेस्ट। तो उनके लिए पीसीआर, कोविड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पीसीआर टेक्निक यूज होती है। एचआईवी के लिए, कैंसर वायरस के लिए एलाइजा टेक्निक यूज होती है। तो उस टेक्निक में वायरस को डिटेक्ट करते हैं। तो स्पेशल टेस्ट के बिना पता ही नहीं चलेगा, बॉडी में वायरस स्प्रेड होता जा रहा है, अचानक सारे सेल के अंदर वायरस एक्टिव हो जाए और फिर लाइटिक साइकिल में एंटर हो जाए। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ? वायरस अंदर गया, सेल की डेथ हुई, सिम्टम पता चल गए, तो फिर इन्फेक्शन है पता चल जाएगा, क्योंकि सेल बर्स्ट होंगे तो इम्यून सिस्टम को पता चलेगा और इन्फेक्शन होगा। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या होगा? वायरस अंदर गया, उसने कुछ नहीं किया, इम्यून सिस्टम इज अनअवेयर अबाउट दैट और वायरस स्प्रेड हो रहा है, और जब वो एक्टिव होगा तब तक वो बहुत सारे सेल में स्प्रेड हो चुका होता है। कोरोना वायरस, हाँ कुछ में तो ये मैक्सिमम 85% केसेस इन इंडिया आर एसिम्प्टोमेटिक। डायग्राम वापस समझा दूं। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? वायरस होस्ट सेल से अटैच हुआ, तो अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल। सेकेंड स्टेप, वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट सेल के अंदर गया, ट्रांसफर ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इनसाइड द होस्ट सेल। फिर वायरस के न्यूक्लिक एसिड ने जाकर खुद को होस्ट के डीएनए से अटैच कर लिया। वायरस का न्यूक्लिक एसिड होस्ट के डीएनए से अटैच हो जाता है, तो वायरल न्यूक्लिक एसिड प्रोड्यूसेस एंजाइम व्हिच कॉजेस अटैचमेंट टू वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल। एट दिस स्टेज virus is known as ये आईपीएमटी का क्वेश्चन है, known as प्रोफेज। इस स्टेज में वायरस को क्या कहेंगे? वायरस इज रेफर्ड टू एज प्रोफेज। अब ये जो इंटीग्रेटेड प्रोफेज है ये रेप्लिकेट करेगा जब होस्ट डीएनए रेप्लिकेट करेगा। दिस प्रोफेज replicates along with replication of host DNA। ये प्रोफेज रेप्लिकेट होगा along with replication of host DNA and is transferred to all progeny cell and is transferred to all progeny cells। अभी किसको ट्रांसफर हो जाएगा? इट इज ट्रांसफर टू ऑल प्रोजेनी सेल। होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद वायरस ने होस्ट की डेथ कॉज नहीं की, वायरस ने होस्ट डीएनए को किल नहीं किया, वायरस होस्ट डीएनए के साथ अटैच हो गया और उस होस्ट डीएनए के साथ रेप्लिकेट करेगा। जितनी बार होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट होगा उतनी बार वायरल डीएनए भी रेप्लिकेट हो जाएगा, बिकॉज वायरल डीएनए हैव नाउ बिकम पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। इट रेप्लिकेट्स अलोंग विद द होस्ट डीएनए एंड इज ट्रांसफर्ड टू ऑल प्रोजेनी सेल्स और डॉटर सेल्स। ठीक है, इतना क्लियर? Which leads to mutation in virus। अब ट्रांसडक्शन वर्ड का मतलब भी बताऊंगी मैं, कि वर्ड पढ़ा था ट्रांसडक्शन, वायरस कैसे ट्रांसफर करता है, ये भी पढ़ा है ना। तो ठीक है, पहले इतना लिख लो। ये लिख लिया सबने? Viral DNA is transferred, replicates along with and is transferred to all progeny cell। अब इनमें से किसी भी सेल में वायरस का डीएनए एक्टिव हो सकता है। In any of
in any of the cell, in any cell, the viral nucleic acid becomes active. एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होगा तो क्या करेगा वो, यहां तक होने के बाद जब वो एक्टिव होगा वो यहां से डिटैच होगा और वो इस वाले पाथवे में एंटर हो जाएगा. ठीक है. गेट्स बिकम्स एक्टिव, गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम होस्ट डीएनए and enters lytic cycle. और वो कौन सी साइकिल एंटर कर सकता है, lytic cycle. It can then enter with cycle, lytic cycle. अब ये जरूरी नहीं है कि वो कब एंटर करेगा. पर्सन की बॉडी में हेपाटाइटिस बी वायरस है, लेकिन वो हेपाटाइटिस बी वायरस किस स्टेट में है, टेम्परेट स्टेट में प्रेजेंट है. हो सकता है उस पर्सन के पूरे लाइफ स्पैन में वो वायरस लाइटिक फेज में ही रहे, लाइसोजेनिक फेज में. टेम्परेट मतलब होता है साइलेंट फेज में एंटर, साइलेंट फेज में ही रहे और वो कभी एक्टिव नहीं हो. इज इट एनी वे टू सस्पेंड लाइटिक फेज, वो वेरिएबल है. बहुत सारी कंडीशन, कोई मेडिकेशन नहीं, हो सकता है किसी मेडिकेशन की वजह से वो एक्टिव हो जाए. तो इस तरह के पर्सन जो होते हैं ना, जिनमें वायरस तो है लेकिन टेम्परेट फेज में है, उन्हें कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते हैं. ट्रीटमेंट की वजह से वो वायरस एक्टिव हो सकता है. केमिकल में एक्टिवेट द वायरस एंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि पर्सन कैन बी पॉजिटिव, हेपाटाइटिस बी पॉजिटिव, बट वो पूरे लाइफ स्पैन में डिजीज सफर ही ना करे, उसका वायरस पूरे लाइफ स्पैन में इनर्ट इनएक्टिव फेज में ही रहे. दैट इज आल्सो पॉसिबल. ठीक है. ट्रिगर क्या होंगे वो तो कंडीशन वेरिएबल, वो स्पेसिफिक नहीं है. उसके बारे में पता होता तो फिर बहुत सारी चीजें, हेपाटाइटिस बी का क्योर निकाल लिया जाता. तो हीमोफीलिया अलग चीज होती है बेटा, वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, वो जीन डिसऑर्डर है. एक्स लिंक रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो डिफेक्टिव जीन की वजह से वो कंडीशन होती है. दैट इज नॉट रिलेटेड टू वायरस. Why the vaccine? So will such ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होगा, जेनेटिक नहीं है ना. ब्लड फीमेल में अगर है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल गैमेट सिर्फ न्यूक्लियस कंट्रीब्यूट करता है, साइटोप्लाज्म नहीं करता. बट अगर फीमेल सफरर है तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्लड के थ्रू वायरस चला जाए. पॉसिबिलिटी इज देयर. पूरी तरह रूल्ड आउट नहीं कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी इज देयर. इसीलिए तो प्रेगनेंसी के बाद सबसे पहले टेस्ट यही होते हैं. हेपाटाइटिस बी टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट. एग्जाम्पल ऑफ वायरस हैविंग लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, हेपाटाइटिस बी, HIV, ये सब इस तरह की लाइफ साइकिल शो करते हैं ना. एक चीज और इम्पोर्टेंट, ये RNA वायरस है, ये होस्ट में जाकर DNA बनाते हैं, और वो DNA क्योंकि होस्ट में ही बना है इसलिए इम्यून सिस्टम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और फिर वो DNA अटैच हो जाता है. देखो इसकी लाइफ साइकिल, HIV की लाइफ साइकिल तुम लोग 12th में डिटेल में पढ़ोगे, 12th की बुक्स में डिटेल में दी हुई है. ठीक है. ऑस्मोटिक सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है. हाँ, इट कैन इफेक्ट एनी ऑफ द सेल, दैट इज वेरिएबल. ओके. Which one is more harmful? Temperate, क्योंकि वायरस इतना साइलेंटली स्प्रेड कर रहा है कि पता ही नहीं चलेगा. अब एक वर्ड पढ़ा था ट्रांसडक्शन, पढ़ा था ना, बैक्टीरिया में जीन रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, ट्रांसडक्शन से होता है. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बैक्टीरिया ने मीडियम से खुद DNA ले लिया, वो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन. बैक्टीरिया के अंदर DNA ट्रांसफर वायरस करे, कैसे करेगा, यहाँ पे DNA अटैच्ड है. ठीक है. जब ये DNA ब्रेक होके वापस साइटोप्लाज्म में आएगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि इस DNA के साथ साथ होस्ट के DNA का फ्रैगमेंट भी आ जाए. पॉसिबिलिटी है. अब ये लाइटिक फेज में जाएगा, नए वायरस बनाएगा, यानी अब हर वायरस में वायरल DNA के साथ साथ होस्ट के DNA का फ्रैगमेंट भी तो है. अब जब ये वायरस किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे तो यहाँ का DNA भी तो वहां ट्रांसफर होगा, तो इसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है. वायरस ट्रांसफर कर रहा है एक बैक्टीरिया,
मतलब ये सिर्फ थोड़ी सी चीजें जो तुम लोग सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, डिटेल तो भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें. Can we say that every virus has lytic phase? Yes, every virus lytic phase. Temperate virus can also show lytic phase. This can be said. क्योंकि temperate virus जरूरी नहीं है कि एक्टिव हो जाए. PET टेस्ट क्या होते हैं? PET टेस्ट, PCR टेस्ट, पोलीमरेज चेन रिएक्शन वाला टेस्ट होता है. इज इट लाइक HFR स्ट्रेन? हाँ, वायरल डीएनए है, कंपेयर कर सकते हैं. PET स्कैन किससे रिलेटेड है? कैन वायरस फॉर्म हाइब्रिड्स? वायरस में म्यूटेशन हो सकता है. HIV, रेट्रोवायरस यानी कैंसर वायरस, हेपाटाइटिस बी वायरस, ये जितने भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होते हैं ना, इनमें म्यूटेशन की रेट बहुत फास्ट होती है. इससे पहले कि अपन एक वायरस के लिए कोई क्योर खोजे, SARS-1 के लिए क्योर खोजा नहीं, इससे पहले दूसरा आ गया SARS-2, दैट इज COVID-19. तो ये म्यूटेट होते हैं बहुत रैपिडली. Generally, bacteriophages are lysogenic, not specific. You have to be very specific about the example. Otherwise, we cannot say. Cancer is not formed. Cancer तो देखो जीन म्यूटेशन की वजह से भी हो सकता है. वायरल कैंसर के बहुत सारे टाइप है. वैक्सीन नहीं है उसका कोई भी, बट कुछ लिमिट तक क्योर आ गया है. पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी. इंडिया में जो स्ट्रेन चाइना में देखी गई थी कोविड की, उससे दूसरी स्ट्रेन इंडिया में है, मलेशिया में दूसरी स्ट्रेन है, यूएस में स्ट्रेन. टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं इसमें. SARS-1 को देखो, कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस. कोरोना क्यों, ये सब तो तुम लोगों को पता होगा. उसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, वो ग्रुप है. ये ना एनिमल्स में पाया जाने वाला वायरस है. बैट्स में बहुत कॉमनली होता है. सबसे पहली बार बैट से ही ह्यूमंस में आया था. एनिमल वायरस हो स्पेसिफिक है, तो अगर बैट को खाया तो बैट का वायरस ह्यूमन बॉडी में आया एंड इट सर्वाइव्ड इन ह्यूमन बॉडी. उसमें म्यूटेशन हुआ और वो ह्यूमन में सर्वाइव कर गया. फिर उसने सार्स कॉज किया था पहली बार जब सार्स हुआ था, सार्स वायरस. फिर वो इन्फेक्शियस था एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन. ये जो सेकेंड है COVID-19, ये भी कुछ इसी तरह का वायरस है जो एनिमल से ह्यूमन में आया है. म्यूटेशन की वजह से ह्यूमन में सर्वाइव कर पाया है. RFLP इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, वो थोड़ी सी अलग चीज हो जाएगी. एक बार कोरोना हुआ तो नहीं, ये भी रूल्ड आउट हो गया है कि पर्सन विद सफर्स कोरोना वायरस इन्फेक्शन वंस, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि उसे दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे केसेस मिले जो पहली बार सफर किया उन्हें दोबारा भी हो गया. कोरोना वायरस को अगर अपन देखें तो इट इज टाइप ऑफ कोल्ड. कॉमन कोल्ड क्या एक ही बार होता है लाइफ में? बहुत बार हो सकता है. कोरोना वायरस की लाइफ साइकिल नहीं पता, अदरवाइज मैं यहाँ तुम लोगों को पढ़ा नहीं रही होती, एम्स में कुछ बड़ा काम कर रही होती. H1N1 वायरस ट्रेसेस फाउंड इन चाइना. चाइना में बहुत सारे वायरस हैं. Is eating a bat the only way for the virus to spread in humans? नहीं पता, but bat viruses humans को इफेक्ट करते हैं. बैट में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं. ब्यूबोनिक प्लेग रैट से स्प्रेड होता है, वो भी वायरस है, लेकिन वो रैट्स के थ्रू आता है. ट्रांसडक्शन समझा देती हूँ. जब ये वायरस यहाँ पर एक्टिव होगा, जब वो एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के लिए वो क्या करेगा? वायरस का डीएनए यहाँ से डिटैच होके बाहर आएगा. ये यहाँ से ब्रेक होके डीएनए यहाँ आ गया. जब ये डीएनए ब्रेक होके यहाँ आएगा तो एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ होस्ट के डीएनए का फ्रैगमेंट भी आ जाए. अब ये इस फेज में एंटर होगा, यानी अब जितने नए वायरस बनेंगे सब में ब्लू कलर के डीएनए के साथ साथ एक छोटा ब्लैक फ्रैगमेंट भी होगा. अब जब ये वायरस नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो इस बैक्टीरिया का डीएनए भी तो उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ. This transfer of DNA segment from one bacteria to other by a virus is known as transduction. How often should we revise a chapter? देखो बायो पढ़ने का ना पहले कंप्लीट कर ले, थोड़ा सा बचा है. लाइफ साइकिल हो गई, 2 तरह की लाइफ साइकिल होती है. That is over. Transduction occurs in humans. Human में ट्रांसडक्शन नहीं, क्योंकि ह्यूमन जीनोम कॉम्प्लिकेटेड है ना. ह्यूमन जीनोम इज कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज
जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम फॉर्म करता है, तो ट्रांसफर इतना इजी नहीं है। आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। ये लाइफ साइकिल के टाइप एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। प्रोफेज लिख दिया, नहीं बच गया, ठीक है, हो गया, डन। ओके, नाउ प्लांट डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। अब एनसीईआरटी देखो, मॉड्यूल में ना कुछ डिजीज के नाम है, एनसीईआरटी में जितने सिम्टम्स दिए हुए हैं, नाम दिए हुए, सिर्फ उतने ही पढ़ लेना, दैट इज मोर देन इनफ। टोबैको मोजाइक डिजीज, अब कितने वर्ड, मोजाइक पैटर्न सबसे कॉमन वायरल सिम्टम होता है, दैट इज मोजाइक पैटर्न। मोजाइक मतलब पैचेस होंगे उसमें, बहुत सारी लीव्स पे वायरल इन्फेक्शन जब होता है तो येलो पैच डेवलप हो जाता है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर, ये प्रॉपर पैटर्न दिखेगा, येलो ग्रीन पैची होगा, दैट पैचेस ऑफ येलो कलर क्यों हुआ, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन हो गया, इसलिए येलो कलर ज़ैंथोफिल बन गया, तो दैट पैटर्न इज नोन एज मोजाइक पैटर्न। तो वायरल इन्फेक्शन, प्लांट डिजीज में, जब प्लांट्स में जब वायरल इन्फेक्शन होगा तो सबसे कॉमन सिम्टम कौन सा होगा, सिम्टम्स के नाम, इसमें कुछ सिम्टम इंपॉर्टेंट जो लिखने हैं, प्लांट डिजीजेस, प्लांट डिजीज जो होती है वायरस में, नंबर 1 मोजाइक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला, सबसे जरूरी सिम्टम कौन सा होता है, मोजाइक। कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, ये सारे वायरल इन्फेक्शन होते हैं। सेकेंड सिम्टम है दैट इज लीफ कर्ल, लीफ कर्ल, लीफ कर्ल जनरली दोनों देखी जाती है पपाया में एंड टमाटो में, लीफ कर्ल ऑफ पपाया एंड टोमेटो, लीफ कर्ल ऑफ पपाया एंड लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो, लीफ कर्ल हो जाएंगी, स्ट्रेट नहीं होके साइड से ऊपर से, कर्लिंग ऑफ लीफ इज ऑब्जर्व। थर्ड कंडीशन इज वेन क्लियरिंग एंड vein banding, vein clearing and vein banding is second condition। vein clearing और vein banding का मतलब क्या होता है, ये शायद तुम लोगों ने कभी लीव्स अगर देखी है, प्लांट्स अगर ऑब्जर्व की है, तो यू मस्ट हैव सीन दिस कंडीशन, vein clearing and vein banding। वेन क्लियरिंग और वेन बैंडिंग का मतलब क्या होता है, देखो ये लीफ है, ये मिडरिप है और ये वेन्स है। अगर ये कंडीशन है, वेन क्लियरिंग का मतलब क्या होगा, विच डिजीज आर, वी आर डिस्कसिंग प्लांट डिजीजेस, वायरस की प्लांट डिजीजेस डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट डिजीज के सिर्फ नाम, बेसिक वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, उतनी ही डिजीज जो एनसीईआरटी में दी हुई है। वेन क्लियरिंग, वेन बैंडिंग, कॉमन सिम्टम जो किसी भी प्लांट में हो सकता है, वेन्स के आसपास के रीजन येलो हो जाएंगे, येलोइंग होना मतलब क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन, क्लोरोफिल टूट के येलो कलर्ड पिगमेंट ज़ैंथोफिल बनाता है, पूरी लीफ ग्रीन है, सिर्फ वेन के आसपास के रीजन येलो हो गए, इसे वेन क्लियरिंग कहेंगे। दूसरी कंडीशन होती है वेन बैंडिंग, वेन बैंडिंग का मतलब सिर्फ वेन के आसपास ग्रीन है, बाकी सारा येलो हो जाएगा, दैट इज वेन बैंडिंग, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज कॉज्ड एज अ symptom of viral infection, vein clearing and vein banding। next fourth disease है bunchy top of banana, bunchy top of banana, that is also caused by virus। ठीक है, वेन क्लियरिंग एंड वेन बैंडिंग मतलब, वेन क्लियरिंग, वेन के आसपास के रीजन का क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएगा, येलो हो जाएंगी, हो गई वेन क्लियरिंग।
वेन बैंडिंग का मतलब वेन के आसपास ग्रीन बचेगा, बाकी पूरा येलो हो जाएगा। रैंडम पैचेस हुए तो फिर उसे क्या कहेंगे, मोजाइक। बंची टॉप ऑफ बनाना मतलब सारी लीव्स बहुत पास पास एक बंच की तरह ग्रो करेगी, लीव्स का साइज छोटा एंड दे ग्रो लाइक बंच, दैट इज बंची टॉप ऑफ बनाना। दिस इज वायरल सिम्टम। फिर क्लोरोसिस और नेक्रोसिस। क्लोरोसिस वर्ड हर जगह यूज होगा, कोई भी प्लांट डिजीज हो या डेफिशिएंसी सिम्टम हो, क्लोरोसिस इज मोस्ट कॉमन कंडीशन। इंडोर प्लांट्स को फूड प्रिपरेशन के लिए सनलाइट की जरूरत नहीं होती। देखो इंडोर प्लांट्स वो होते हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी में सर्वाइव करते हैं। प्लांट्स विच रिक्वायर लो लाइट इंटेंसिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, सीओफाइट्स होते हैं। तो घर में तो लाइट होती है, दिन के वक्त तो लाइट है, तो उस लाइट इंटेंसिटी को भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं होती। बंची लीफ इज हार्मफुल टू बनाना प्लांट। अगर लीफ छोटे हो गए, बंची हो गए, तो प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेटिक रेट कम हो जाएगी। बनाना का प्लांट सूडो स्टेम होती है, सारी लीव ऊपर एक साथ बंच के फॉर्म में, तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, प्लांट गिर जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इन्फेक्टेड टमाटो, देखो प्लांट वायरस एनिमल वायरस को हार्म नहीं कर सकते, इसलिए वेजिटेरियन डाइट से वायरल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो नॉन वेजिटेरियन डाइट, ये जो कोरोना वायरस, सार्स, ये सब एनिमल्स को खाने की वजह से डेवलप हुई है। प्लांट वायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। अगर वायरल इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट या एनिमल कंज्यूम किया, प्लांट पार्ट्स एनिमल कंज्यूम करता है, तो एनिमल को कोई हार्म नहीं होगा। वायरस आर होस्ट स्पेसिफिक, प्लांट वायरस कैन कॉज नो हार्म टू एनिमल सेल। बट अगर एनिमल खा रहे हैं तो एनिमल वायरस एनिमल में इफेक्ट कर सकता है, म्यूटेशन हो जाएगा एंड इट मे सर्वाइव इन एनिमल ह्यूमंस and may develop a strain which becomes more harmful than the original animal। वही एग्जाम्पल है, सार्स वायरस, कोरोना वायरस, ये सब इसी तरह के तो एग्जाम्पल हैं, एनिमल से ही आए हैं, एनिमल वायरस ही है सारे। दैट इज व्हाई वेजिटेरियन डाइट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। स्ट्रेन मतलब होता है वेराइटी बोल सकते हैं, टाइप बोल सकते हैं, इनकी स्पीसीज तो नहीं होती, नोमेनक्लेचर सिस्टम अलग है, इनका स्पीसीज नहीं है, तो इसलिए जो फॉर्म्स बनते हैं, जैसे सार्स 1, कोरोना वायरस क्या है, सार्स 2, ये कोरोना वायरस की फैमिली को बिलोंग करता है, सेकेंड नया टाइप है, इसलिए इसका सेकेंड स्ट्रेन है ये। पिचर प्लांट कैन ऑल्सो हैव वायरल डिजीज फ्रॉम एनिमल। पिचर प्लांट एनिमल को खाता थोड़ा नहीं है, सेल के अंदर थोड़ा नहीं जा रहा है। पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को ट्रैप करता है, एंजाइम सीक्रेट करता है, बाहर उस पिचर में एंजाइम इंसेक्ट को ब्रेक करते हैं और वो सिर्फ प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रहा है। एंजाइम वायरस को किल कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, फिफ्थ वन इज मोजाइक। चलो ये 4 एनसीईआरटी में जितने दिए हुए। एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस बहुत सारी हैं, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस। मैं एक काम करूंगी, तुम लोगों को शीट भेजूंगी एक ग्रुप पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरह का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है उस वायरस में। ईटिंग देयर एग्स में एनिमल वायरस अगर है तो वो कौन सी डिजीज, स्वाइन फ्लू नहीं, एक बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू तो स्वाइन की वजह से, पिग्स की वजह से हुई थी। बर्ड फ्लू भी तो हुई थी, उन डिजीज बर्ड को खाने की वजह से ह्यूमंस की डेथ हुई थी और वो हेंस ही थे। पढ़ लेना एक बार, कुछ इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, बट दैट इज फॉर योर इंटरेस्ट। बहुत सारे वायरल डिजीज के नाम हैं, वायरल डिजीज के नाम है, और वो वायरल डिजीज में वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, ये आरडी किसका नाम है, फ्रॉम आरडी, आरडी का फुल फॉर्म भूल गई हूं मैं। राइट योर नेम, आरडी, हु इज दिस आरडी? आरडी राघव आई थिंक ना। ये बहुत जल्दी बच्चा थक जाता है। हाउ फ्रीक्वेंट वी शुड रिवाइज द चैप्टर। देखो चैप्टर पढ़ने का तरीका है, बायो का कोई भी टॉपिक अगर थॉरोली और लंबे समय तक याद रखना है तो what you have to do, you have to read that topic at least 4 to 5 times.
ये कैसे पढ़ना है, इसके पढ़ने का तरीका क्या। जैसे मैंने वायरस पढ़ा है, वायरस कंप्लीट हो गया, एक दिन में ये पूरा कंटेंट याद नहीं होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड। जैसे जिस दिन कोई भी टॉपिक, किंगडम प्लांटे शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास, लंबा टॉपिक है, बड़ा है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक दिन में याद नहीं होगा, तो क्या करना है इसके लिए कि जिस दिन मैं चैप्टर स्टार्ट करूं उस दिन फर्स्ट डे जहां से जहां तक पढ़ाऊंगी उसकी रीडिंग करनी है आफ्टर द क्लास। रीड किया, सेकेंड डे फिर जहां तक हुआ तो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक फिर से पढ़ो, थर्ड डे फिर से पढ़ो, जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो फर्स्ट पेज से पढ़ते जाओ। ये मैं क्लास लाइव जो लेक्चर्स होते थे मैं ये ऐसे बुलवाती थी क्लास में, तो बच्चों को कंटेंट याद हो जाता था। अब मैं कोशिश तो करती हूँ कि थोड़ा सा रिविजन करवा दूं। तो ये डेली पढ़ना है जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं है ना, फर्स्ट पेज से डेली रीडिंग लगानी है उसकी। तो क्या होगा ना, जैसे जैसे तुम लोग 4 बार 5 बार एक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टिंग के कंटेंट पढ़ लोगे, देखना वो बिल्कुल थॉरो याद हो जाएगा। जब ऐसा लगे कि थॉरोली याद हो गया तो फिर उसको छोड़ दो, आगे से पढ़ो, बट यू हैव टू रीड डेली अनलेस द टॉपिक इज कंप्लीटेड। पुराने टॉपिक्स अगर याद करने हैं तो मिनिमम 4 to 5 टाइम्स करना है। सिली मिस्टेक्स बायो में नहीं होती, बायो में कंटेंट याद नहीं था अच्छे से इसलिए गलत आंसर मार्क किया। और देखो न्यूमेरिकल होंगे ना तो सिली मिस्टेक होगी ना, अगर थियोरी है तो सिली मिस्टेक कहाँ से हुई, यू हैवंट लर्न दैट, वो याद नहीं था, 2 ऑप्शन गलत थे पता चल गया, 2 ऑप्शन सही हुए इसलिए। एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है क्या, दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ एनिमल। जैसे अगर तुम फ्लैश खा रहे हो तो वो फ्लैश ही खाते हैं एनिमल में, बैट का फ्लैश खा रहे हैं ना वो, तो इन्फेक्शन उसी से तो आया। मिस रीडिंग ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, मिस रीडिंग के लिए तो यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 मिनट्स 45 क्वेश्चन डेली करने हैं बायो के। हाउ डू वी नो विच सेंटेंस आर इम्पोर्टेंट इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की कंसेप्ट मैं करवा दूं तुम लोगों को तो ज्यादा बेटर रहेगा।